नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम IUCN जनरल साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 7 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज। पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, बी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड डी सिंपल माइक्रोस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की मदद से हम पृथ्वी से दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में फर्क क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज आती है वो इन्वर्टेड आती है या अपसाइड डाउन आती है। वहीं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक एक्स्ट्रा लेंस लगा होता है जिसकी वजह से जो हमें इमेज दिखती है वो हमें अपराइट दिखती है या सीधी इमेज दिखती है। तो ये एक डिफरेंस होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 62 है, अ फोटो इलेक्ट्रिकल सेल कन्वर्ट। एक फोटो इलेक्ट्रिकल सेल क्या परिवर्तित करता है? ए मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, सी लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड डी लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक फोटोवोल्टिक सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब सूरज की किरणें सोलर पैनल पर पड़ती हैं तो सूरज लाइट फोटोन को एमिट करता है और ये फोटोन सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 63 है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए सेडिमेंटेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी फ्लोक्यूलेशन एंड डी वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग की मदद से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल को हार्ड वाटर से रिमूव कर सकते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग एक आयन एक्सचेंज मेथड होता है। इस प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, हम हार्ड वाटर को सोडियम आयन के रेजिन बेड के थ्रू पास करते हैं। तो ये रेजिन बेड क्या करता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बाद ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस कर देता है सोडियम आयन के साथ, तो जिसकी मदद से हमें क्या मिलता है? सॉफ्ट वाटर मिलता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर सॉफ्टनिंग। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ए पोटेशियम, बी कैडियम, सी सोडियम एंड डी लिथियम। कैडियम एक ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ ना ही रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं करता है। पोटेशियम, सोडियम और लिथियम ये काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं तुरंत ही ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैडियम। क्वेश्चन नंबर 65 है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन इनफ्लेमेबल गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो इनफ्लेमेबल। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वलनशील गैस है? ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड डी हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों ही फ्लेमेबल गैस होती हैं। जैसे ये चिंगारी के कांटेक्ट में आएंगे ये तुरंत ही आग पकड़ लेंगे। ऑल्दो एक और चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि ऑक्सीजन की मदद से आग लगती तो है, लेकिन ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली फ्लेमेबल गैस। आग लगाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत जरूर होती है, लेकिन ऑक्सीजन खुद में फ्लेमेबल गैस नहीं होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं होता है? ए आयरन, बी टंगस्टन, सी क्रोमियम एंड डी निकल। टंगस्टन स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? आयरन का बना होता है, क्रोमियम का बना होता है और निकल का बना होता है। टंगस्टन का यूज होता है, टंगस्टन लाइट बल्ब्स में यूज होता है, कटिंग टूल्स में यूज होता है और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ए रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी इंजेशन एंड डी एब्जॉर्प्शन। रेस्पिरेशन की मदद से हम क्या करते हैं, हम फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब हम रेस्पायर करते हैं या जब हम सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं एटीपी एनर्जी। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं और किसको रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट चेंजेस विल हैपन टू अ बाउल ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे गए बर्फ और पानी के कटोरे में क्या परिवर्तन होंगे? ए ऑल आइस विल मेल्ट, बी ऑल वाटर विल बिकम आइस, सी नो चेंज विल हैपन एंड डी ओनली सम आइस विल मेल्ट। देखिए, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोनों सेम होते हैं, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री पे क्या होगा, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वहीं 0 डिग्री पे क्या होगा,
वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आइस और वाटर दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पे रखे रहेंगे तो वाटर तो फ्रीज होगा और आइस मेल्ट होगा, तो ये एक तरीके से बैलेंस कंडीशन बन जाएगी। तो जितनी आइस मेल्ट हुई उतना ही वाटर फ्रीज होगा, तो आइस और वाटर की क्वांटिटी सेम ही रहेगी। सो ऑप्शन नंबर सी, नो चेंज विल हैपन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर ए मेटल बिकम रेडियो एक्टिव, बी अ मेटल लूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सी अ मेटल लूजेस कंडक्टिविटी एंड दी ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल अकर्स। क्यूरी पॉइंट वो टेम्परेचर पॉइंट होता है जहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल अपना मैग्नेटिज्म खो देता है। मान के चलिए आपके पास कोई मैग्नेट है और आपने उसको हीट करा क्यूरी टेम्परेचर पर, के बाद आप उस मैग्नेट को यूज करेंगे तो वो मैग्नेट फिर किसी भी आयरन नेल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना मैग्नेटिज्म अब खो चुका है। ऐसा इसलिए होता है, जो छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं उनका ओरिएंटेशन हीटिंग के बाद बदल जाता है। आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? अराउंड 770 डिग्री सेल्सियस। अगर हम आयरन को 770 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो उसके बाद आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अ मेटल लूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 70 है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होगी? ए पोल्स, बी इक्वेटर, सी सेंटर ऑफ अर्थ एंड डी सरफेस। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो पोल्स पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है, वो पोल की तरफ थोड़ा सा चपटा होता है। अब क्योंकि पोल थोड़ा चपटा होता है तो इक्वेटर का जो रेडियस होगा वो पोल से ज्यादा होगा, और ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि जितना कम रेडियस होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होगी। तो इसी वजह से जो ग्रेविटी होती है वो पोल्स पर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेंटर ऑफ द अर्थ। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पोल्स। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन सनलाइट अ रोज अपीयर रेड, इन ग्रीन लाइट द सेम रोज अपीयर्स। सूरज की रोशनी में गुलाब लाल रंग का दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा? ए रेड, बी ब्लैक, सी ग्रीन एंड डी येलो। देखिए, जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो सूरज के अंदर 7 कलर मौजूद होते हैं, और जब सूरज का प्रकाश गुलाब पर पड़ेगा तो गुलाब लाल रंग के सिवाय हर रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यही लाल रंग हमें रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए जो हमें गुलाब का रंग है वो लाल दिखाई देता है। अगर उसी गुलाब पे हम केवल हरा रंग डालें तो वही गुलाब हमें ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ग्रीन कलर के पास 7 कलर नहीं होते हैं, उसके पास केवल ग्रीन कलर होता है, और गुलाब तो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हरा रंग तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई रंग रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी कि हमें केवल ब्लैक दिखाई देगा। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 72 है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर उसकी सतही तनाव ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी नो चेंजेस एंड डी बिकम जीरो। जब हम पानी में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन वाटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वाटर का सरफेस एक तरीके का स्ट्रेच इलास्टिक शीट बन जाता है, या एक तरीके का स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। और जब हम डिटर्जेंट को वाटर में ऐड करते हैं तो यही सरफेस टेंशन कम हो जाता है, क्योंकि जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरफेरेंस करेंगे, और इसी इंटरफेरेंस की वजह से जो कोहेसिव फोर्स है वो वीक हो जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 73 है, ओशियन करंट आर एन एग्जांपल ऑफ। महासागरीय धाराएं किसका उदाहरण है? ए कन्वेक्शन, बी कंडक्शन, सी इंसुलेशन एंड डी रेडिएशन। ओशियन करंट कन्वेक्शन का एक एग्जांपल है। कन्वेक्शन प्रोसेस में हीट फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होती है। ओशियन में क्या होता है? ओशियन में 2 तरीके का वाटर हो सकता है, या तो वाटर वार्म हो सकता है या वाटर कोल्ड हो सकता है। वार्म वाटर डेंस होता है और कोल्ड वाटर लेस डेंस होता है, उसका घनत्व कम होता है। तो जो वाटर लेस डेंस है वो ऊपर की तरफ आएगा और डेंसर वाटर नीचे की तरफ डूबेगा। तो इसी वजह से समुद्र में सर्कुलर मोशन आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओशियन करंट बोलते हैं। इसलिए समुद्र की लहरें काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन अ डीजल इंजन द हाई टेम्परेचर नीडेड टू इग्निशिएट द फ्यूल इज अचीव्ड बाय। डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ए यूजिंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट, बी बैटरी, सी कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर एंड डी एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क। डीजल इंजन में जो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है फ्यूल को इग्निशिएट करने के लिए, वो किसके थ्रू मिलता है हमें? जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं। जब हम डीजल इंजन में एयर को कंप्रेस करते हैं तो हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, जिसकी वजह से फ्यूल जल जाता है और इग्निशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या आता है? एयर कंप्रेशन आता है, सिलेंडर के अंदर एयर जाती है और पिस्टन उस एयर को कंप्रेस करता है। उसके बाद आता है हीट जनरेशन। जब ये एयर कंप्रेस होती है तो काफी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है फ्यूल इंजेक्शन।
डीजल फ्यूल को उस कंप्रेस्ड एयर में इंजेक्ट करा जाता है, लास्ट में आता है इग्निशन, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से स्पार्क जनरेट होता है और डीजल एकदम जल जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 75 है, इफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज टू डबल इट्स लेंथ इज रेजिस्टेंस विल बिकम। यदि तांबे की तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ए 4 टाइम्स, बी 1/4, सी डबल एंड डी हाफ। देखिए, अगर हम कॉपर वायर की लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। क्यों? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन में ए, यानी कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लेंथ भी साथ साथ इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, अगर हमने कॉपर वायर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डबल। क्वेश्चन नंबर 76 है, वेव डेटा रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आर। लंबी दूरी के वायरलेस संचार के लिए आवश्यक तरंग है, ए इंफ्रारेड वेव्स, बी अल्ट्रावायलेट रेज, सी रेडियो वेव्स एंड डी माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स को ज्यादातर हम लंबी दूरी के लिए यूज करते हैं, और रेडियो वेव माइक्रोवेव से ज्यादा लंबी दूरी के लिए यूज करी जा सकती हैं। रेडियो वेव बिल्डिंग, वॉल्स और अदर ऑब्स्टेकल को इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं, और रेडियो वेव्स कई सारी इंफॉर्मेशन को भी साथ में कैरी कर सकती हैं, सच एज साउंड, इमेज एंड डेटा। इंफ्रारेड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है। अल्ट्रावायलेट रेज तो काफी ज्यादा हार्मफुल होती है ऑलरेडी। माइक्रोवेव्स की भी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा शॉर्ट लेंथ नहीं होती है। इसका इस्तेमाल हम वाईफाई के लिए करते हैं, मोबाइल फोन्स के लिए करते हैं, और माइक्रोवेव्स को सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज करा जाता है, जिसे हम EM वेव्स भी बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर 77 है, राइस ऑफ ऑयल इन अ विक इज ड्यू टू। एक बत्ती में तेल का बढ़ना किसके कारण होता है? ए डेंसिटी ऑफ द ऑयल, बी विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, सी सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल एंड डी प्रेशर ऑफ द ऑयल। कैपिलरी एक्शन की वजह से बत्ती में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, और ये किसकी वजह से होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन लिक्विड की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और ये एक तरीके का फोर्स होता है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध कर रखता है। तो इस फोर्स की वजह से जो सरफेस एरिया होता है लिक्विड का वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और एक बत्ती के अंदर छोटे छोटे होल्स तो होते ही है, छोटे छोटे पोर्स तो होते ही है, और वो इनिशियली किससे फिल होते हैं? वो हवा से फिल होते हैं। और जब बत्ती को तेल में डुबोया जाता है या पानी में डुबोया जाता है तो सरफेस टेंशन क्या करता है? ऑयल के सरफेस एरिया को कम कर देता है और एक अपवर्ड फोर्स जनरेट करता है। तो जब ये अपवर्ड फोर्स जनरेट होता है तो तेल बाती में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल। क्वेश्चन नंबर 78 है, द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब इज। फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण डैश होता है, ए इंफ्रारेड, बी अल्ट्रावायलेट, सी माइक्रोवेव एंड डी एक्स रेज। फ्लोरोसेंट ट्यूब इनिशियली अल्ट्रावायलेट रेज को जनरेट करता है। जब हम फ्लोरोसेंट ट्यूब को स्टार्ट करते हैं तो ये लो वेपर प्रेशर मरकरी को आयोनाइज कर देता है, जिसकी वजह से मरकरी वेपर क्या करता है? इनविजिबल यूवी लाइट को एमिट करता है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर फास्फोरस की कोटिंग भी होती है, ताकि जब ये यूवी लाइट फास्फोरस पे पड़े तो हमें ग्लो दिखे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट। क्वेश्चन नंबर 79 है, इट इज डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर इक्लिप्स विद नेकेड आइज बिकॉज। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखना खतरनाक है क्योंकि ए इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन बर्न आवर रेटिना, बी अल्ट्रावाइट रेडिएशन फ्रॉम सन बर्न आवर रेटिना, सी ऑल रेडिएशन फ्रॉम सन इनिशिएट केमिकल रिएक्शन इन आइज एंड डी कॉस्मिक रे रीच आइस मोर ड्यूरिंग द इक्लिप्स। देखिए, सूरज को तो कभी भी डायरेक्टली देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सूरज के अंदर होती है अल्ट्रावायलेट रेस, और ये रेस काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। अगर आप डायरेक्टली सूरज को देखेंगे तो वो आपकी आंखों को खराब कर सकती हैं, और ये परमानेंट ब्लाइंडनेस भी कर सकती हैं। और एक और चीज होती है कि जो रेटिना होती है आइस की, उसमें डायरेक्टली पेन फील नहीं होता है। तो आप लगातार सूरज को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रेटिना डैमेज हो रही है, ऑल्दो थोड़ी बहुत आपको जलन महसूस तो होगी, लेकिन आपको बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होगा। तो इसलिए आप डायरेक्टली देखते रहेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? आपका जो कोरोना होता है आइस के अंदर वो डैमेज हो जाएगा। सो उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन बर्न आवर रेटिना। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। कौन सी तरंगे निर्वात के माध्यम से प्रसारित नहीं की जा सकती? ए लाइट, बी साउंड, सी हीट एंड डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए, साउंड वेव ऐसी वेव होती है जिसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, और वो मीडियम गैस भी हो सकता है, पर साउंड वेव को कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब वैक्यूम में कोई मीडियम तो होता नहीं है, तो वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि साउंड वेव क्या होती है? एक तरीके की मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और मैकेनिकल वेव्स को हमेशा मीडियम चाहिए होता है। और साउंड वेव क्रिएट कैसे होती है? या वाइब्रेशन के थ्रू क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर्स के अंदर मॉलिक्यूल्स तो होते हैं छोटे छोटे, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं और एनर्जी को पास ऑन करते रहते हैं, तो इससे साउंड वेव जनरेट होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, साउंड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।